तो चलिए बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। आज हम जानेंगे किस तरीके से ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जैसे आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोगों ने 11 क्लास में सीखा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स in various available energy levels। ठीक है, तो वेरियस एनर्जी लेवल में वेरियस एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी शेल्स ऑफ एन एटम। जब आप इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वेरियस एनर्जी शेल्स में on the basis of some rules like Pauli's exclusion principles, Hund rules, maximum multiplicity of वो principles। तो अगर आप इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस एनर्जी शेल्स में करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे वेरियस एनर्जी लेवल्स में। तो जैसे आप सबको पता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में टोटल 6 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पे यहाँ पे पहले एलिमेंट्स का नाम लिखूंगा। ठीक है, एलिमेंट्स का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहला एलिमेंट्स जो है नाइट्रोजन आता है। ठीक, इसके बाद फास्फोरस आता है, इसके बाद आर्सेनिक आता है, इसके बाद एंटीमनी आता है, इसके बाद बिस्मत आता है। चलो और एक एलिमेंट्स को भी हम लिखेंगे, मॉस्कुवियम लास्ट एलिमेंट। ठीक है, बिस्मत तक बिल्कुल पता होने चाहिए, लेकिन ये भी याद रखो एमसी का मतलब है मॉस्कुवियम। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेसन्स में ट्रिक्स भी बताया था किस तरीके से याद रखने हैं। जैसे आप सब जानते हैं न्यू पॉप एजाइन सब ऑर्डिनेट बिशॉप। ठीक है, और लास्ट में ये मॉस्कुवियम याद रखने हैं। सो दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट्स आते हैं। अब इन एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर याद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इनकी एटॉमिक नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे देखो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता है नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो नाइट्रोजन टू दिस यानी कि फास्फोरस आपको 8 इस पे ऐड करने हैं। इसके बाद फास्फोरस टू आर्सेनिक फिर से आपको क्या करने हैं, ठीक है 18 ऐड करने हैं। इसके बाद फिर से 18 ऐड कर लो। ठीक है, इसके बाद फिर से 32 ऐड कर लो। इसके बाद लास्ट में फिर से 32 ऐड कर लो। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता हो जाएंगे। जैसे आप सबको पता है 2 8 8 18 32। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, मैजिक नंबर। तो बाय एडिंग मैजिक नंबर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस एलिमेंट्स पर मैजिक नंबर को ऐड करके आप एटॉमिक नंबर जो है इजी से पता कर सकते हैं। जैसे आप इधर देखो, अगर आप नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 पे 8 को प्लस कर देंगे तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आएगा दैट इज 15। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, इसी 15 पे, ठीक है, फिर से ये 18 जो है अगर आप ऐड कर देंगे, 18 ऐड कर दो फिर से, तो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पे 1 गया तो यहाँ पे 33। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितने हैं, 33। इसी तरह 33 पे फिर से देखो, 33 पे अगर आप फिर से 18 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे 1 गया। ठीक है, 3 1 4 5 51। तो यहाँ पर आप एंटीमोनी का एटॉमिक नंबर कितना आएंगे, 51। इस तरीके से 51 पे 32 फिर से प्लस कर दो तो ये आ गया 3 और ये आ गया 8। तो यहाँ पर बिस्मत का एटॉमिक नंबर जो है कितना आया, 83। 83 पे फिर से देखो, 83 पे अगर आप फिर से 32 को ऐड कर देंगे तो ये आया 5 और यहाँ पर
आ गया 11, 115 मॉस्कोवियम का एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग द मैजिक नंबर यू कैन say for example easily find out the atomic number of preceding elements। ठीक है, तो जो यानी कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है वो आप इस मेथड से इजी से पता कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर तो हमने लिखा, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक बिल्कुल अब वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो है लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर सकते हैं, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत लगता है। आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में आप क्या करते हैं, इनर्ट गैस का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस याद होना चाहिए। ठीक है, इनर्ट गैस जैसे सबसे पहले क्या आता है, देखो इनर्ट गैस पहले आएंगे हीलियम, हीलियम के बाद आता है नियॉन, नियॉन के बाद आता है आर्गन, इस तरीके से लिखते जाओ। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आएंगे जीनॉन, जीनॉन के बाद आएंगे लास्ट में रेडॉन। ठीक है, रेडॉन आएंगे। सो आपने इस तरीके से क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्टकट में करने से पहले इन एलिमेंट्स, नोबल गैस के एलिमेंट्स जो है इनके सिंबल जो है लिखने हैं आपको। आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर इसका कितने हैं, 7। तो 1s2 ऑलरेडी फिलअप होता है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 2s से। तो यहाँ पे आएंगे 2s2 2p3। ठीक, इस तरीके से नियॉन का 10 है। ठीक है, तो इसका कितना है, 15। तो यहाँ पे आएंगे 2s के बाद 3s2 3p3। एक चीज़ ऑब्जर्व हम यहाँ पे बिल्कुल ये ऑब्जर्व हो रहा है कि देखो यहाँ पे 2s2 और 2p3 है, लेकिन यहाँ पर 3s2 और 3p3 है। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल यानी कि सेम है, सिर्फ शेल नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे शेल नंबर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 3। सो यू कैन राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। ठीक है, जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इन एलिमेंट्स के लिए वो आप लिख सकते हैं ns2np3। ठीक है, ns2np3। एन के नंबर जगह जो है, सॉरी एन के जगह जो है शेल नंबर ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक के केसेस में 4 हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर याद रखना 3p के बाद 3d आता है, तो यहाँ पर आर्सेनिक के केसेस में एक चीज़ याद रखना है, 3d 10 कम्प्लीटली फिलअप होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 4s2 4p3 इस तरीके से करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो इस यानी कि एंटीमोनी पर दैट इज एसबी पर यहाँ पर 3d फिलअप है। आर्सेनिक के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं जैसे एंटीमोनी है, बिस्मथ है, मॉस्कोवियम है, इनमें डी ऑर्बिटल्स सॉरी डी शेल्स और एफ यानी कि जो शेल्स होते हैं, एफ सब शेल्स होते हैं, वो फिलअप होना स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे 3d शेल्स यहाँ पे फिलअप हो रहा है, यहाँ पे d सब शेल्स है और 3 क्या है, शेल्स नंबर है। जैसे यहाँ पर एंटीमोनी पर आएंगे तो यहाँ पर 4d 10 जो है फिलअप हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करने हैं, 5s2। ठीक है, 5s2 5p3। ठीक, तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो। ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये भी याद रखो, इन एलिमेंट्स का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 5 है। अब इसी तरह यहाँ पर इस बिस्मथ के केसेस में अब 4d के बाद यहाँ पर आता है 4f। ठीक है, 4f यहाँ पे कम्प्लीटली फिलअप होता है, दैट इज 4f14 कर दो। ठीक है, अब ऊपर 4d फिलअप है तो नीचे क्या करना है, 5d करने हैं। यहाँ पे बहुत इजी मेथड में समझा रहा हूँ। यहाँ पर 4d 10 सॉरी 5d 10। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 5s और 5p है तो यहाँ पर क्या आएंगे, 6s2 6p3। अब इसी तरह नीचे वाले शेल्स में देखो, यहाँ पर सॉरी नीचे वाले एलिमेंट्स दैट इज मॉस्कोवियम पर यहाँ पर 5f है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी 4f है तो यहाँ पर लिखेंगे आप 5f14। अब यहाँ पर 5d है तो नीचे क्या लिखेंगे, 6d 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करने हैं, देखो 7s2 करने हैं और 7p3 करने हैं।
सबके वैलेंस शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शॉर्टकट मेथड से। एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग कट से करेंगे तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ होने का चांसेस रहता है, क्योंकि अब वो प्रिंसिपल्स के वो जो साइमन एरे होता है उसको बनाना होता है फिर उस हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पे मिस्टेक का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो लेकिन इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, चांसेस नहीं है। यहाँ पे आपको नोबल गैस एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपको क्या याद रखने हैं, देखो नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जितने भी कंपाउंड की फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, whether they forms compound with oxygen, with sulfur, with halogens या with other elements, ठीक है, उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेशन दो तरीके से होता है, वेदर दे कंप्लीटली लॉस इलेक्ट्रॉन्स या वेदर दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उस समय उन पे चार्जेस आता है, तो उस चार्जेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्जेस, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में जो एटम ऑफ एलिमेंट्स पे चार्जेस आते हैं उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है बेटा, बहुत इजी है। कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, इन पॉइंट्स को कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन से उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप सबको पता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP3 होता है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। टोटल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 का 5 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लॉस कर सकता है, ठीक है। तो +5 आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑर्बिटल डायग्राम इनका बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो ये NS है, NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और NP में कितने हैं, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NP इनका हाफ फिलेट होता है इस तरीके से, दिस इज द NP। अगर यहाँ पर NP के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर यूज करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। अगर यहाँ पर ये 5 का 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, S में से 2 और P में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये यूज करते हैं बॉन्डिंग में, तो इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएंगे, ठीक है। जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो +3 और +5 है, बट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आल्सो शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन लाइक -2 -3 दिखाता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। अब यहाँ पे इधर देखो, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इधर पहला पॉइंट जो है ये याद रखना है, एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो, ठीक है, मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। जैसे आप सबको पता है NS और NP दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है, अगर ये लॉस करते हैं तो टोटल मिला के +5 चार्जेस आएंगे, ठीक है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है। और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन के साथ दिखाता है, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हैं, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और याद रखना +5 और +3 भी दिखाता है, ठीक है, और +3 या यहाँ पे लिखेंगे एंड +3, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैं एक बढ़िया एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से ये कंपाउंड आता है,
और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है P2O5, ठीक। और यहाँ पर आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड है H2O5, ठीक। और यहाँ पर एंटीमोनी, ठीक है, पेंटाऑक्साइड या स्टेबीन पेंटाऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे बिस्मुथीन पेंटाऑक्साइड B2O5, ठीक। अब यहाँ पे इधर देखो, इन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। जैसे देखो यहाँ पर एक फाइंड आउट करने का तरीका सिखाऊंगा। ऑक्सीजन पर चार्जेस कितने आते हैं, -2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। तो एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 5 पर कितने हो जाएंगे, -10, ठीक। इस तरीके से कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है, कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर -10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रोजन पर कितने प्लस होने चाहिए, +10। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। अगर आप इन +10 को 2 नाइट्रोजन में शेयर करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू कितने आ गए, +5, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +5। इस तरीके से सबका फार्मूला M2O5 है, ठीक है। तो सब पे क्या आएंगे, +5, फास्फोरस पर भी, आर्सेनिक पर भी +5, एंटीमोनी पर भी +5, बिस्मुथ पर भी +5 आएंगे। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन के साथ टुवर्ड्स ऑक्सीजन +5 दिखा रहा है, लेकिन ये +3 भी दिखाता है। जैसे इस कंपाउंड को देखो, ये ऑक्साइड्स भी मिलता है, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स है, ठीक है। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है, P2O3 है। इस तरीके से AS2O3 है, ठीक, SB2O3, ठीक। इस तरीके से Bi2O3 है। अब यहाँ पर भी वही फंडा लगाओ, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे, -6। अब यहाँ पे -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रोजन पर कितने होने चाहिए, +6। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 के बीच में अगर +6 को शेयर करेंगे तो एक नाइट्रोजन पर कितना आएंगे, +3। इसका मतलब यहाँ पर इस ऑक्साइड्स में, ठीक है, M2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो यहाँ पर सेंट्रल एटम है, जैसे इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर +3 है, फास्फोरस पर भी कितने होने चाहिए, +3, इस पर भी +3, इस पर भी +3, इस पर भी +3। तो यहाँ से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहा है। बट यू कैन से एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। +5 और +3 दिखा रहा है, +5 और +3, मैक्सिमम जो है +5 है। अब मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बट ये रेयर केस होता है और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन दिखाता है। मीन्स यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट डाउन। फास्फोरस और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है अमंग दीस यानी कि एलिमेंट्स, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है, ठीक, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इधर देखो, फास्फोरस पे -3 आया तो इसको हम कहते हैं फॉस्फाइड हम कहेंगे। और नाइट्रोजन पर -3 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे माइनस चार्जेस, तो इसको हम कहेंगे नाइट्राइट। अदर एलिमेंट्स भी दिखाता है लेकिन उनकी केसेस में इनकी स्टेबिलिटी कम होता है। अब यहाँ पे जो फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो चार्जेस आया है ये कंबाइंड फॉर्म में है, जैसे कंपाउंड मिलते हैं इनके, जैसे आप देख सकते हैं Li3n, इसको हम कहते हैं लिथियम नाइट्राइट कंपाउंड, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। कैल्शियम नाइट्राइट कंपाउंड है Ca3n2, एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ। या कैल्शियम फॉस्फाइट है Ca3p2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 है, यहाँ पर भी कितने हैं -3, यहाँ पर भी कितने हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है,
ठीक है। और ये चीज़ भी याद रखना, दे कैन आल्सो एक्सिबिट +5, सो यू कैन आल्सो से फास्फोरस एंड नाइट्रोजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 टू +5, ठीक है, +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ऐसा नहीं कि अदर एलिमेंट जो है -3 नहीं दिखाएंगे, -3 दिखाता है लेकिन रेयर होता है वो केस, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना, अगर आप देखो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, इसके बाद आर्सेनिक आता है, इसके बाद एंटीमोनी आता है, इसके बाद बिस्मत आता है। तो यहाँ से हम जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट के हम बात करते हैं, जनरली वो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे -3 दिखाएंगे। देखो -3 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे -3, फास्फोरस भी -3, -3, -3, -3, देखिए ना, ऑल शो -3, बट -3 इज, ठीक है, जनरल केस। इन केस ऑफ दिस यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में जनरल होता है, बाकी सब में रेयर होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, हैंस stability of -3 decreases, stability of -3 decreases। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा दिखाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों दिया यहाँ पर मैंने रीज़न, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है बाहर से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वही यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो यू कैन से हियर इन दिस केस नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज। सो स्टेबिलिटी ऑफ -3 आल्सो डिक्रीज, ये चीज़ याद रखना है। अगर आप +3 और +5 की बात करते हैं, ठीक है, ये आम रेयर जो सेफ ऑक्सीडेशन स्टेट है अमोंग ग्रुप 15 एलिमेंट, तो +3 और +5 है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर देखो, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, ये भी +3 में आएंगे, ये भी +3 में आएंगे, ये भी +3 में आएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर एंटीमोनी +3 है, ठीक है, बिस्मथ भी क्या आएंगे +3। तो इसी तरह यहाँ पर देखो, पहले तो इसको मैं लिखे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, +3 वाले को। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब याद रखना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, 1 मिनट। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जनरली सल्फर और हैलोजन के साथ दिखाता है, और ये स्टेबिलिटी जो है जितना आप नीचे जाएंगे वो इंक्रीज होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, इसका अपोजिट केस होता है +5, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, नाइट्रोजन +5, फास्फोरस +5, ये भी दिखा सकता है, आर्सेनिक भी दिखा सकता है, एंटीमोनी +5, और यहाँ पर बिस्मथ क्या आएंगे +5। But here in this case, stability of +3 oxidation state increases down the group, but +5 decreases। तो हम कह सकते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ की केसेस में मोर स्टेबल है, और नाइट्रोजन की केसेस में लीस्ट स्टेबल है, बट +5 नाइट्रोजन की केसेस में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और बिस्मथ की केसेस में कम स्टेबल है। अब इसका रीज़न जानना है, रीज़न क्या है, देखो रीज़न एक ही है बेटा, इसके पीछे रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज किया, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी बढ़ता है और +5 की स्टेबिलिटी घटता है। ऐसा इसलिए होता है, आप देखो यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन +3, ठीक है, फास्फोरस +3, आर्सेनिक +3, एंटीमोनी क्या है +3, और बिस्मथ का भी कितना है +3, ठीक। इसी तरह नाइट्रोजन का +5 भी दिखाता है, फास्फोरस +5, और यहाँ पर आर्सेनिक +5, एंटीमोनी +5, और यहाँ पर बिस्मथ का भी कितना आता है +5 आता है। नाउ यू कैन लुक, ठीक। नाउ यहाँ पर जो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, अभी मैंने बताया, +3 की स्टेबिलिटी ऑफ +3, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था, +3 की जो स्टेबिलिटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप, बट +5 स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, +5 की स्टेबिलिटी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। जितना आप नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझना है, ठीक है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है क्या चीज़ है, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। जैसे आप सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड ऑन, ठीक है, दीस यानी कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इनके s में ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, np में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 3। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया इनका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमोनी और बिस्मथ। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, इस यानी कि आर्सेनिक के केसेस में, एंटीमोनी और बिस्मथ के केसेस में, ठीक है, जितना आप यहाँ पे आर्सेनिक से d ऑर्बिटल्स या यूं कहें d सबशेल और f सबशेल जो है फिलअप होना स्टार्ट होता है और d और f इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यही बताया था मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पर आर्सेनिक के केसेस में ये आर्सेनिक है, ठीक है, ये आर्सेनिक है, और इस आर्सेनिक में आप देख सकते हैं d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो यहाँ पर d सबशेल इन्वॉल्व है, और एंटीमोनी के केसेस में 4d शेल्स आ रहा है, इसमें 5f है। तो यहाँ से आर्सेनिक से ही d और f सबशेल जो है इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज़ आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, d और f सबशेल जो है वो डिफ्यूज होता है, इनका शेप जो है क्या होता है, डिफ्यूज शेप। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इधर उधर होता है, ठीक है, मीन्स यानी कि इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजिंग शेप ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। तो डिफ्यूजिंग शेप होने की वजह से क्या होता है, देखो डिफ्यूजिंग शेप होने की वजह से ये पुअर शील्ड करता है न्यूक्लियर चार्ज को, मीन्स इनकी शील्डिंग इफेक्ट जो है पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज को अगर ये कम स्क्रीन कर रहा है, कम शील्ड कर रहा है, तो ns में जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि s और p में से s इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज का इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से दोनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ेंगे, लेकिन s पर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि s क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है, s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है इजी से रिलीज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको रिलीज करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए।
अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे बिस्मथ पे पहुंचते ही ये बिल्कुल इनार्ट बन जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता है, सिर्फ बिस्मथ जो है 3p के 3 इलेक्ट्रॉन को ही लॉस करता है। तो इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे डी और एफ सबशेल इन्वॉल्व होता है, इनकी डिफ्यूजिंग शेप होता है जिसकी वजह से पोर शील्डिंग करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, और एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के करीब होता है, तो एस में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और इसको हम कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबिलिटी जो है +3 की स्टेबिलिटी जो है जितना आप नीचे जाएंगे इंक्रीज होता है, और +5 की स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये रहा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन्स है तो ज़रूर पूछ ले क्वेश्चंस, और एक बार एनसीईआरटी की किताब ज़रूर पढ़ना है। मैं बार बार एनसीईआरटी की किताब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की किताब सबसे बेस्ट किताब है। हर एग्ज़ाम में, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी, जनरली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की किताब से आता है, और आपको एनसीईआरटी की किताब जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम प्रॉपर्टीज़, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स के पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।